हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकबर का शासनकाल। ठीक है, अकबर का शासनकाल ही मुगल वंश का शासनकाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बाबर और हुमायूं का समयकाल डिस्कस किया था। ठीक है, एक वीडियो में बाबर का समयकाल और दूसरी वीडियो में हुमायूं का। तो आज तीसरी वीडियो है जिसके अंदर मैं अकबर का शासनकाल कंप्लीट करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अकबर के शासनकाल में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिससे आप मेरी वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकबर का समयकाल। तो अकबर का जो समयकाल था वो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। ठीक है, कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, यानी करीब 4 दशकों तक इसका शासनकाल था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। स्थान क्या था? अमरकोट। ठीक है, अमरकोट था जो राजस्थान में पड़ता है, और राणा वीरशाल के महल में इसका जन्म हुआ था। पिता कौन थे? हुमायूं, जो मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह थे। ठीक है, कौन थे? मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह। माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर के बचपन का क्या नाम था? जलाल था। ठीक है, अकबर के बचपन का क्या नाम था? जलाल। तो आपने ये देख लिया होगा इसका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। स्थान क्या था? अमरकोट, राणा विशाल के महल। पिता कौन थे? हुमायूं। माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। और बचपन का क्या नाम था? जलाल। ठीक है, अब अकबर के प्रमुख कार्यों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो भी अकबर ने प्रमुख कार्य किए थे। तो पहला था, उसने जो दास प्रथा का अंत किया था, और कब किया था? 1562 ईस्वी में। दूसरा है, तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया था। जो भी हिंदू लोग थे जो अपनी तीर्थ यात्राओं पर जाते थे, उन पर क्या चलता था? उन पर कर लगाया जाता था, तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जाता था। तो अकबर ने उस कर को समाप्त किया था। ठीक है, इसके एक समाप्त करने की वजह ये भी थी क्योंकि जो उन्होंने विवाह किया था वो एक हिंदू से किया था, जोधाबाई। तो इसी की वजह से उन्होंने इस कर को भी समाप्त किया था। दूसरा था, जजिया कर समाप्त किया था। ठीक है, कौन सा कर समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर क्या था? जो कि गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था, यानी जो मुस्लिम लोग नहीं हुआ करते थे उन पर यह कर लगाया जाता था। तो इसको भी किसने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त कर दिया था। अगला है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। आगरा से फतेहपुर सीकरी जो राजधानी बदली थी वो किसने बदली थी? अकबर ने बदली थी। और इबादत खाने की स्थापना किसने करी? 1557 में अकबर ने ही की थी। फिर है, इबादत खाने में सभी धर्म गुरुओं का प्रवेश की अनुमति कब की थी? 1578 में कही थी। तो इसमें एक पहले था, इबादत खाने की स्थापना कब की थी? 1575 में। और दूसरा क्या है कि इबादत खाने में सभी धर्म गुरुओं का प्रवेश की अनुमति कब दी थी? 1578 में, यानी 3 साल बाद। जो इबादत खाना था पहले तो उसमें सिर्फ मुस्लिम लोगों को बुलाया जाता था, उनको आने की अनुमति थी, लेकिन बाद में सभी धर्मों के गुरुओं का प्रवेश उसमें शुरू कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि अकबर था जो एक अनपढ़ था। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि नए नए चीजें सीखने के लिए सभी धर्मों को वह बुलाता था और उनसे डिस्कस करता था, बहस करता था। ठीक है, लेकिन उसमें जो भी फैसला होता था वो किसी का नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ अकबर का होता था। अगला देखते हैं, मजहर की घोषणा। ठीक है, किसने की थी? मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा मतलब यही है कि जो भी इबादत खाने में बहस हुआ करती थी उसमें जो आखिरी फैसला हुआ करता था वो किसका हुआ करता था? अकबर का हुआ करता था। यही थी मजहर की घोषणा। दह साल बंदोबस्त। ठीक है, दह साल बंदोबस्त की स्थापना कब हुई थी? 1580 ईस्वी में। और दीन ए इलाही की घोषणा कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। तो इसके में डिस्कस कर लेते हैं कि दहसाल क्या है। दहसाल का मतलब था कि जो भी 10 वर्षों में जो भी कृषि द्वारा जो भी भूमि से धन अर्जित किया जाता था उसका 10 साल में हिसाब किताब करके उससे कर लिया जाता था। जितना भी 10 साल में भूमि से उपज हुआ था उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा अकबर के शासनकाल में दिया जाता था, लेकिन ये कब दिया जाता था? 10 साल के बाद, इसलिए इसे क्या कहा? दहसाल बंदोबस्त। और एक दीन इलाही की घोषणा की, कब की? 1582 ईस्वी में। ठीक है, इसने यह एक धर्म शुरू किया था, दीन ए इलाही।
अब अकबर के नौरत्न, ठीक है, अब आपने सुना होगा अकबर के नौरत्न, तो वह कौन कौन थे? बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हाकिम हुक्काम, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, तो जो अब्दुल के नौ रत्न थे वे कौन थे? बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याज, हाकिम हुक्काम और अब्दुल रहीम खाने खाना। ये थे जो अकबर के सलाहकार थे, जो अकबर को राज्य चलाने में मदद करते थे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा अकबर के नौ रत्न कौन थे? तो यही थे अकबर के नौ रत्न, जो कि इसको शासन व्यवस्था चलाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते थे। अब बात कर लेते हैं अकबर के शासनकाल की। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कालनौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अकबर का की जो सुरक्षा करता था वह कौन था? बैरम खां था, जिसने अकबर का संरक्षण कब तक किया था? 1556 से लेकर 1560 तक किया था। अकबर के राज्याभिषेक के दौरान उसका सिर्फ पंजाब के कुछ ही हिस्सों में पर वास्तविक नियंत्रण था। ठीक है, हुमायूं था। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका अकबर का ये राजस्थान साइड में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इससे वो छिन गया था, ये दिल्ली और आगरा वाला हिस्सा छिन गया था, उसी बीच अकबर का जन्म हुआ था। तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया था? पंजाब वाले हिस्से पर कब्जा किया था, लेकिन आगरा और दिल्ली पर उनका कोई अधिकार नहीं था। तो इसलिए पंजाब वाले हिस्सों पर ही इनका नियंत्रण था। अब दिल्ली और आगरा में अकबर की उपस्थिति ना होने के कारण हेमू ने आगरा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, किसने अधिकार किया था? हेमू ने अपना आगरा पर अधिकार किया था। हेमू कौन था? हेमू बादशाह अली आदिल शाह का क्या था? सेनापति था, जो कि आगरा और दिल्ली पर राज कर रहा था। तो कौन था हेमू? बादशाह आदिल शाह का एक सेनापति था। अकबर ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार करने के लिए हेमू पर आक्रमण किया, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा गया। समझ लीजिएगा, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और किस चीज के लिए हुआ था? आगरा और दिल्ली पर अधिकार प्राप्त करने के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय हुई थी अकबर की। तो अब पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान शासक बादशाह आदिल शाह के सेनापति हेमू और अकबर के बीच हुआ था। जैसे ही मैंने अभी बताया कि किसके बीच हुआ था? बादशाह आदिल शाह के सेनापति हेमू और अकबर के बीच हुआ था। तो अकबर के पास हेमू की तुलना में कम सैन्य बल था, जिसमें हेमू के पास कितने हाथी थे? कम से कम 1500 हाथी थे। ठीक है, याद रखिएगा, हेमू के पास कितने हाथी थे? 1500 हाथी। लेकिन अकबर के पास कम सैन्य बल था। प्रारंभ में सफलता किसको मिल रही थी? हेमू को मिलती जा रही थी। ठीक है, किसको मिल रही थी? हेमू को मिलती जा रही थी। लेकिन अचानक एक तीर हेमू की आंख पर जाकर लगा, जिससे पूरा युद्ध बदल गया और जीत किसकी हुई? अकबर की हुई। ठीक है, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की विजय हुई, जिससे अकबर का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हुआ। ठीक है, किस वजह से जीता था? हेमू की आंख पर तीर लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और अकबर का किस पर शासन हो गया? दिल्ली और आगरा पर अधिकार पुनः प्राप्त हो गया। इस युद्ध के बाद मुगलों और अफगानों के बीच संघर्ष समाप्त हुआ। ठीक है, इस युद्ध में क्या था? इस ही पानीपत के द्वितीय युद्ध तक ही मुगलों और अफगानों के बीच तक संघर्ष चलता रहा था, युद्ध लड़े जाते थे। लेकिन पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद यह संघर्ष और युद्ध खत्म हो गए। अगला देखते हैं बैरम खां। बैरम खां के बारे में बात कर लेते हैं। बैरम खां अकबर का संरक्षण था, पर उस पर कुछ लोग दुश्मनी भी करते, मतलब कुछ लोग आंख लगाए रहते थे, जिसमें से धायमा महामंगा थी। ठीक है, कौन थी? महामंगा, जो अकबर के को बैरम खां के विरुद्ध भड़काया करती थी। ठीक है, बैरम खां के विरुद्ध भड़काती थी। किससे भड़काती थी? अकबर को। तो अकबर ने दिल्ली से फरमान जारी किया, जिसमें बैरम खां को पद से निरस्त कर दिया गया और हज पर जाने का आदेश दिया। बैरम खां पहले तो इस फैसले से सहमत था, पर बाद में उसने फैसला बदल दिया, क्योंकि उसे अकबर के बर्ताव में परिवर्तन दिख रहा था और इस इनकार से उसने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, अकबर से क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और भड़काया किसने था?
महामंगा ने इसे भड़काया था। किसे भड़काया था? अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काया था। उसमें भड़काने का क्या था कि अकबर से कहा गया था कि बैरम खां आपके विरुद्ध युद्ध की रणनीति कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर बाद में अकबर की सेना से युद्ध किया। किसने युद्ध किया? बैरम खान ने अकबर की सेना से युद्ध किया और अकबर क्या था? हार गया। लेकिन अकबर ने उसे पुनः बैरम खान को मक्का जाने की आदेश दिया। क्या कहा? हारने के बाद भी उसे बैरम खान को मक्का जाने का आदेश दिया। मक्का के रास्ते में 1561 में पाटन नामक स्थान पर एक लोहानी अफगानी मुबारक खान ने उसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बैरम खां की हत्या कर दी। एक आपसी दुश्मनी की वजह से मुबारक खान ने इसकी हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं पर्दा शासन या पेटीकोट शासन की। इसमें क्या था कि 1560 के बीच अकबर के शासन पर उसके हरम दल की स्त्रियां और धायमा महामंगा के पुत्र आदम खां का काफी प्रभाव था। 4 वर्ष के इस शासन का को पर्दा शासन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह कब कितने साल तक चला था? 4 वर्ष तक चला था। 1561 में मालवा के युद्ध में आदम खान ने लूटे हुए धन का अधिकांश भाग अपने पास या अपनी माँ के पास रख दिया। इसकी माँ कौन थी? महामंगा। ठीक है, कौन थी? महामंगा इसकी माँ थी। तो अकबर को पता चलने के बाद उसने क्या किया? उसे मृत्युदंड दे दिया। किसे दिया था? मृत्युदंड किसे दिया था? जो बैर क्या आदम खां था उसको मृत्युदंड दिया था। किस वजह से दिया था? जो कि इसने अधिकांश भाग क्या कर दिया था? छुपा लिया था। इसके बाद 1574 तक पर्दा शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया था? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। फिर है अकबर का साम्राज्य विस्तार। अब बात कर लेते हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर असीरगढ़ के पतन तक 4 दशकों तक अकबर की भूमिका एक महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के तौर पर रही। क्या था कि जो अकबर था 4 दशक यानी 40 सालों तक वह काफी सारे युद्धों को जीतता गया और एक बड़े साम्राज्य का विस्तार करता रहा। इसलिए इसे एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के तौर पर जाना जाने लगा। अब बात कर लेते हैं मालवा विजय की। मालवा विजय कब हुई थी? 1561 में। तो सबसे पहले अकबर ने 1561 से 1562 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, सबसे पहला आक्रमण किस पे किया था? मालवा पर किया था। और उसका शासक कौन था? बाज बहादुर था। फिर किया था इसने चुनार किले पर आक्रमण किया था। ठीक है, जिसे कहा जाता है चुनार किले पर विजय। और कब हुई थी ये? 1562 ईस्वी में। चुनार किले पर अफगानों का शासन था। ठीक है, याद रखिएगा किसका शासन था? अफगानों का शासन था। और मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में अकबर का चुनार किले पर अधिकार हो गया था। अकबर का सेनापति कौन था? अब्दुल्ला खां, जिसके नेतृत्व में अकबर ने चुनार किले पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। फिर किया था गोंडवाना विजय। गोंडवाना विजय कब हुई थी? 1564 ईस्वी में। गोंडवाना कहाँ पर है? गोंडवाना मध्य प्रदेश वाले हिस्से में पड़ता है। अकबर ने 1564 में गोंडवाना युद्ध में यहाँ की राजधानी चौरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को पराजित कर उसे अपना अधिकार बना लिया था। ठीक है, किसको बना लिया था? गोंडवाना पर अपना अधिकार बना लिया था। वहां की रानी कौन थी? दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती वहां की रानी थी। कहाँ की रानी थी? गोंडवाना की रानी थी। अब बात कर लेते हैं राजपूताना विजय की। ठीक है, उसमें सबसे पहला है आमेर विजय। आमेर के शासक कौन थे? भारमल। ठीक है, जो पहला राजपूत था जिस पर अकबर ने आक्रमण किया था। ठीक है, कौन था? भारमल, जिसने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर के 2 नियम थे। एक तो था स्वेच्छा से अकबर के साम्राज्य में आ जाना, जिसके अंतर्गत क्या था कि अगर कोई राज्य अकबर के साम्राज्य में स्वेच्छा से आता था तो अकबर उस राज्य के लोगों को उच्च पद पर नियुक्त करता था। और दूसरा था कि लड़ाई या युद्ध से उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना। ठीक है, और उसका सारा धन लूट लेना। तो अकबर ये 2 रणनीतियों को इस्तेमाल करता था। तो अब बात कर लेते हैं आमेर विजय की। तो आमेर के शासक भारमल, जो कि पहला राजपूत था जिस पर अकबर ने क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। और कैसे की थी? स्वेच्छा से। ठीक है, और भारमल ने क्या किया था?
अपनी पुत्री हरगाबाई, जो कि जोधाबाई के नाम से जाने लगी थी, ठीक है, उसका विवाह किससे कर दिया था? अकबर के साथ कर दिया था। तो याद रखिएगा, जोधाबाई का पहला नाम क्या था? हरकाबाई था, और उसके पिता का क्या नाम था? भारमल। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास एक पौत्र मानसिंह को क्या किया था? उच्च पद प्रदान किया था। जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि कोई राज्य स्वेच्छा से मुगल साम्राज्य में मिल जाता था, तो अकबर क्या करता था? उसके लोगों को एक उच्च पद प्रदान करता था। तो भारमल के पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह को क्या किया था? उच्च पद प्रदान किया था। अब है मेवाड़ अभियान। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेवाड़ अभियान की। राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उस समय वहां का शासक कौन था? राणा उदय सिंह था। जैसे अब मैंने बताया था कि दो रूल इसने यूज किए थे, एक स्वेच्छा से और दूसरा क्या किया था? एक लड़ाई से। तो इसमें राजपूत मेवाड़ वालों ने क्या किया था कि इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और युद्ध से कर ली थी। तो मेवाड़ का शासक कैसे उसने प्राप्त किया था? युद्ध लड़कर किया था। तो 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। तो क्या कर लिया था उसने? युद्ध द्वारा 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर मेवाड़ का शासन अपने अधीन कर लिया। और 1572 में फिर से राणा प्रताप से मेवाड़ को जीता था। ठीक है, दो बार इसने जीता, 1567 में और 1572 में। फिर 18 जून 1876 में अकबर ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हराया। ठीक है, फिर से 18 जून 1576 में क्या किया था? राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हराया गया था। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? राणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अब देख लेते हैं इसके अन्य अभियान या अन्य युद्ध। तो इसमें से एक था गुजरात पर विजय। गुजरात पर विजय कब की थी? 1572 ईस्वी में। दूसरा है बिहार या बंगाल पर विजय। तो इसका जो साम्राज्य था गुजरात से लेकर बिहार और बंगाल वाले राज्य तक था। फिर है काबुल, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान और गांधार। अब ये काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान वाला हिस्सा भी था, कश्मीर भी था, सिंध जो कि पाकिस्तान वाला है, बलूचिस्तान और गांधार। गांधार कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर से ऊपर वाला हिस्सा गांधार वाला पड़ता है। तो अकबर ने काफी साम्राज्य अपना विस्तार किया था। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत अभियान की। जो दक्षिण भारत में अकबर एक पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर भी अपना अधिकार किया था। तो अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत की ओर अपना अभियान किया, जिसमें खाना देश पर आक्रमण कब किया था? 1591 में किया था। दौलताबाद पर आक्रमण कब किया? 1599 में किया। और अहमदनगर पर आक्रमण कब किया था? 1600 में। अहमदनगर की रानी कौन थी? चांद बीबी। ठीक है, इस पर भी अकबर ने क्या किया था? युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करके अपने राज्य में से मिला लिया गया था। और आखिरी था असीरगढ़ पर आक्रमण। तो 1601 में यह आक्रमण किया गया था और यह आक्रमण क्या था? अंतिम अभियान था अकबर का। तब आपको समझ आ गया होगा कि अकबर का आखिरी युद्ध किस क्षेत्र में लड़ा गया था? दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में लड़ा गया था। और कौन सा युद्ध था? असीरगढ़ पर आक्रमण करके 1601 ईस्वी में किया था। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई और उसे आगरा के पास सिकंदरा के किले में दफनाया गया, जहां पर उसका मकबरा बना है। ठीक है, कौन सा मकबरा बना है? जिसे आगरा में सिकंदरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अकबर के बाद उसका पुत्र सलीम जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, कौन बना? अगला मुगल बादशाह बना। तो ठीक है, अकबर की मृत्यु आपको समझ आ गई होगी कब हुई थी? 1605 ईस्वी को हुई थी। और इसे दफन कहाँ किया गया था? आगरा में सिकंदरा के एक किले में दफन किया गया था। ठीक है, वहीं पर इसका मकबरा बना हुआ है। और बाद में मुगल का अगला शासक कौन बना था? अकबर का पुत्र सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो होप है आपको समझ आ गया होगा अकबर का समयकाल। तो प्लीज़ अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। @education hub 940 यानी मेरा चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।